हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपने थंबनेल देखा ही होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई प्लस बिहार पॉलिटेक्निक का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी कि 20 क्वेश्चन जो है जीके के पार्ट से यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम जो है इसको 5 के ग्रुप में फोर ग्रुप में बांटे हुए हैं। यानी कि 5 का जो है 4 ग्रुप है, जिसमें एक में हिस्ट्री है, एक में जियोग्राफी है आपका, उसके बाद एक में आपका पॉलिटी है, और उसके बाद एक में जो है आपका लास्ट में आपका मिसलेनियस है। यानी कि ये 4 पार्ट है यहाँ पे। इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, और इसमें भी 5 क्वेश्चन है, और इसमें भी 5 क्वेश्चन है। यानी कि सारे लेसन में, यानी कि सारे पार्ट में आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो को क्यूज के तौर पे देखना है, और देखना है कि आपके हर एक पार्ट के 5 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं, और कितने क्वेश्चन के जवाब आप सही सही दे पा रहे हैं। तो अपने आप को यहाँ पे आप जज भी कर सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है कहाँ तक हुई है, और आप कहाँ किस जो है सब्जेक्ट में, किस सिलेबस में आप कमज़ोर है। तो आई होप ये आपको बातें समझ में आई होगी। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, और हमारे वीडियो से आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप पा सकेंगे। तो आई होप ये आप ज़रूर कीजिएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अपने बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और देखते हैं कि फर्स्ट जो ग्रुप है आपका, हमारा कौन सा ग्रुप है। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है, आप देख सकते हैं भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। यानी कि जो है आपका फर्स्ट ग्रुप ही मिसलेनियस से ही दिया हुआ है। यानी कि फर्स्ट ग्रुप जो है मिसलेनियस है। तो भारत का जो लौह पुरुष कहा जाता है वो किन्हें कहा जाता है, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है 183 मीटर जो है 183 मीटर की ऊंची प्रतिमा, जो कि गुजरात के अहमदाबाद नगर में स्थापित की गई है, जो कि विश्व धरोहर में 1 नंबर स्थान पे है। यानी कि सबसे बड़ा जो है विरासत में यही अभी तक जो है रिकॉर्ड में है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर निकल कर आएगा होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सन 1987 में 25वां राज्य घोषित किया गया। यानी कि जो भारत का राज्य था 25वां, 1987 में किसे घोषित किया गया था। तो यहाँ पे आपको जो आंसर पिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर पिक करना है। क्यों? क्योंकि 1987 में आपका गोवा ही राज्य जो है आपका 25वां राज्य बना था। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य है। और इस छत्तीसगढ़ को आपको याद रखने के लिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 26, यानी 26 मतलब 36, 6 से 26, 6 से 36, 6 से 26, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। यानी कि भारत का जो 26वां राज्य कौन सा था, आपका छत्तीसगढ़ था। बात करें उत्तरांचल की, तो उत्तरांचल जो था आपका भारत का 27वां राज्य था। तो इसको आपको याद रखना होगा। और बात करें ये झारखंड की, तो झारखंड आपका हमारा और बिहार से ही रिलेटेड था। जो बिहार से 2000 में ये क्या हुआ था, खंडित हुआ था, यानी कि अलग हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये झारखंड जो था आपका 28वां राज्य था। तो आई होप ये सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ आपका, ऑप्शन नंबर बी गोवा जो है आपका राइट आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है। तो यहाँ पे जो है आपका ये भारत का नक्शा हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका उड़ीसा है। क्या है? यहाँ पे उड़ीसा है। और ये जो उत्तर पूर्व, यानी कि इधर से जो है, इधर से जो बारिश होती है, इधर से आने वाली जो विक्षोभ होती है, इसके द्वारा जो बारिश होती है, वो किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे जो है उड़ीसा है। और इसी उड़ीसा राज्य में जो है आपका सर्वाधिक वर्षा होता है। यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून से आपका कहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, तो उड़ीसा में आपका सबसे अधिक बारिश होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको पिक करना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये सारे आप कॉन्सेप्ट क्लियर समझ रहे होंगे।
तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी स्थित है, यानी कि फूलों की घाटी जो है वो कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी का जो राज्य है वो उत्तराखंड को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे उत्तराखंड आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इस राज्य को फूलों की घाटी कहा जाता है और यहाँ पे जो है अधिक से अधिक मात्रा में फूलों की खेती होती है, इसलिए यहाँ पे इसको फूलों का घाटी कहा जाता है। भारत का स्वर्ग कहा पूछा जाता है, भारत का स्वर्ग जो है आपको जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले और 5th नंबर क्वेश्चन की, जो कि इस मिसलेनियस ग्रुप का लास्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर जो है आपको याद होगा कि रणथंभौर यानी कि र से रणथंभौर और र से राजस्थान, यानी कि राजस्थान में है, लेकिन ये किस प्राणी के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो राजस्थान तो 2 है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है, लेकिन ये किस प्राणी के लिए, तो आपका बब्बर शेर के लिए जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आपको ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे पिक करना होगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है आपका पोल्ट्री से है, यानी कि पोल्ट्री का जो है यहाँ से अब सेशन चल रहा है, तो आप पोल्ट्री में देखिए कि आपका पोल्ट्री में कितना स्कोर जा रहा है। तो पोल्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन जो है संविधान का से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो बात करें यहाँ पे अनुच्छेद की और वो भी हिंदी के लिए, तो भारत के संविधान 1943 से जो 51 तक है वो हिंदी भाषा के लिए हिंदी के लिए दिया हुआ है अनुच्छेद। तो 43 से 51, तो 43 भी है और 51 भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो 2 आ रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या पूछ रहा है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 343 में ही अनुच्छेद 343 में ही जो है हिंदी के भाषा के जो है विकास के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको पिक करना है। तो आई होप ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आप अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो भी ये भी पॉलिटी से रिलेटेड है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है भारत बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, यानी कि जो भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया जाता है या दिया जाता है केंद्र द्वारा। तो ये जो है आपका बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा ये कानून लाया गया था और ये कोर्ट में पेश करने के बाद इसको लागू कर दिया गया और जो है ये अनुच्छेद 40 में इसको सम्मिलित कर दिया गया। तो यहाँ पे अनुच्छेद 40 जो है आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो 3rd नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन में पहले आपको ये देखना होगा कि आपका लोकसभा जो है 70 से 90 तक के अनुच्छेद के बीच कितने कितने हैं। तो आप यदि ऑप्शन को छाटिएगा, यदि आपको रिमेंबर नहीं है तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 70 से 90 तक जो है लोकसभा से रिलेटेड सभी अनुच्छेद हैं। तो 70 से 90 तक के बीच में आप देख सकते हैं कि केवल 85 है। तो 85 जो है आपका राइट आंसर है और यही आपका राइट आंसर होगा। तो यदि आपसे लोकसभा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको 70 और 90 के बीच आपको ऑप्शन देखना है, और यदि ऑप्शन 2-3 या अधिक भी आ जाए तो आपको उससे रिलेटेड सारे अनुच्छेद को आपको याद रखना होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा 4th नंबर बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान के संशोधन क्या प्रक्रिया जो है आपको ये याद रखना है। अनुच्छेद 368 में बताया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा और इसी को आपको पिक करना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में भी DLED वगैरह में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो आई होप हम आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अपने 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 5th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल का घोषणा, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन का जो बात है यहाँ पे उभर कर आ रहा है। तो राष्ट्रपति शासन जो है आपका
356 नंबर अनुच्छेद में दिया हुआ है। बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 352 की, तो 352 में जो है ये भी क्या है आपका आपात से ही है, और ये जो है आपका राष्ट्रीय आपात से है। क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय आपात से। और ये 356 जो था आपका राष्ट्रपति शासन से था। और इसके बाद जो अभी आप देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, तो वहाँ पे जो है अभी महाराष्ट्र में 2 बार राष्ट्रपति जो है शासन लगा था। तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन 356 के द्वारा ही महाराष्ट्र में भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और बात करें 360 अनुच्छेद की, तो 360 में जो है आपका आपातकाल ही है, और ये क्या है आपका वित्तीय आपात है। कौन सा आपात है? वित्तीय आपात। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि 352 में जो है आपका राष्ट्रीय आपात, और 356 में जो है राष्ट्रपति, और उसके बाद 360 में आपका वित्तीय आपात। तो आई होप ये कुछ सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है फिर से ये जो है आपका साइंस से रिलेटेड है, और इस साइंस में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जो अब देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वास्तविक जो वस्तु है उसका आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण में बनता है। तो यहाँ पे समतल जो दर्पण होता है, इसी में जो है वास्तविक जो वस्तु होता है, यहाँ पे रखा गया वस्तु, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे कहाँ बनेगा? नीचा बनेगा, यानी कि जो है काल्पनिक में भी बनेगा, यानी कि आभासी बनेगा। तो यहाँ पे समतल दर्पण जो है आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा जो सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। तो जो है सीधा प्रतिबिंब जो है वास्तविक का कौन सा दर्पण बनाता है। तो एक तो समतल, अभी हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे कि समतल भी आभासी बना रहा था, और यहाँ पे उत्तल जो है आभासी बनाइबे करेगा। तो यहाँ पे समतल और उत्तल दोनों आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको पिक करना होगा। तो आई होप ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, थर्ड नंबर प्रश्न की तरफ। तो थर्ड नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो बात करें वास्तविक प्रतिबिंब की, तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो बनता है वो उल्टा बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? उल्टा बनता है। आप अवतल उत्तल वगैरह या समतल में भी देख लें, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा यानी कि एनी टाइम क्या होता है? उल्टा ही बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इसी को आपको पिक करना है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है। जो वस्तु है उससे छोटा प्रतिबिंब कौन सा जो है दर्पण बनाएगा। तो ये अवतल है, तो अवतल भी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और यहाँ पे जो है ये उत्तल है, तो उत्तल भी जो है आपका वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल और अवतल दोनों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तल और अवतल दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसी को आपको पिक करना है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, यानी कि प्रकाश का परावर्तन जो है उसके अनुसार क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के से बड़ा होता है। तो ये तो गलत बोल रहा है। ये जो है आपका यहाँ पे आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर ना होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन देखते हैं। तो सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर निकल कर आएगा, और इसी को आपको पिक करना है। और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। तो ये तो नहीं होता है, यानी कि ये जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है दोनों क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसी को आपको पिक करना होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है ये जो है आपका
क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हिस्ट्री का जो है 5 क्वेश्चन है। अब आप देखें कि आप हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप अपना हिम्मत न हारिएगा और मेहनत कीजिएगा। जो भी गाइड्स वगैरह आप खरीदे हैं उसको अच्छी तरह पढ़िएगा। आप बिल्कुल आगे आ सकते हैं। तो आई होप आप हमारी बातों को समझे होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किन्हें देगा। तो बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और सेकंड बात किया जाए कि सेकंड नागरिक कौन होता है, तो इनकी वाइफ जो होती है वो आपका भारत का यानी कि जो भी राष्ट्र है उसका क्या होती है, सेकंड जो है नागरिक होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नागरिक आपका राष्ट्रपति हो जाएगा और सेकंड जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे सेकंड आपकी इनकी वाइफ हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका त्याग यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो किन्हें देगा, आपका उपराष्ट्रपति को देगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और उपराष्ट्रपति को पूछेगा कि उपराष्ट्रपति यदि अपना त्याग पत्र देना चाहे तो ये किसे देगा, तो ये जो देगा अपना राष्ट्रपति को देगा। यदि राष्ट्रपति नहीं होंगे तो राष्ट्रपति को न देकर क्या किन्हें देगा, हाई जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है और राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होगा तो ये भी क्या देंगे, सुप्रीम कोर्ट के यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश को ये अपना त्याग पत्र देंगे। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपराष्ट्रपति यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा सेकंड नंबर बोल रहा है जो हिस्ट्री का है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का जो मकबरा था वो आपका सिकंदराबाद में स्थित है और इसको आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पे फतेहपुर सीकरी की, तो फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण जो है आपका अकबर ने ही करवाया था। तो यहाँ पे इसको भी याद रखना है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। बात करें अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा थर्ड नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि ग्रांड ट्रंक रोड यानी ग्रांड ट्रंक सड़क जो है की योजना किसने बनाई थी। तो जो योजना बनाया गया था वो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। लगभग में इसको पूरा भी कर लिया गया था यानी कि जीटी रोड जो है ग्रैंड ट्रंक रोड ये शेरशाह सूरी द्वारा ही बनवाया गया है। इसको ये सारे व्यक्ति जानते हैं, लेकिन ये पूरी तरह उस टाइम जो था बनकर तैयार नहीं हुआ था। ये आधा अधूरा बनाया गया था और इसकी योजना पूरा कंप्लीट था। लेकिन जैसे ही शेरशाह की मृत्यु हुई उसके बाद वाले शासक जो थे इसे पूरा कर दिए। तो यहाँ पे इसकी जो जीटी रोड की निर्माण की उपाधि थी वो शेरशाह सूरी को दे दी गई, यानी कि शेरशाह सूरी ही जो था वो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। और बात करें रुपया की, तो रुपया भी यही चलवाया था, शेरशाह सूरी ही रुपया भी चलवाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो बात करें भारत के में वो भी चीनी के कटोरे के नाम से, तो चीनी के कटोरे के नाम से आपका जो है उत्तर प्रदेश राज्य जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड जो होता है यहाँ पे अधिक मात्रा में ईखें बोई जाती है। क्या बोई जाती है? ईख बोई जाती है। और यहाँ पे अधिक मात्रा में ईख होने के कारण ही यहाँ पे जो है गुड़ और चीनी दोनों का जो है भंडार है, यानी यहाँ पे काफ़ी इसका निर्माण किया जाता है। तो आपको ये इस तरह याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में ईख भी अधिक पाया जाता है और जो है चीनी भी अधिक मात्रा में उपजाई यानी कि बनाई जाती है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की। तो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन जो आपका ये यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अरावली जो है काफ़ी पहले इसका विकास हो गया था। तो यहाँ पे प्राचीन जो है पर्वत में आपका अरावली पर्वत आएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा और इसी को आपको पिक करना है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया होगा। और हाँ फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट वगैरह कुछ भी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे आपके कमेंट का सबसे पहले रिप्लाई देने का। तो यहाँ पे
आपको यदि फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा वीडियो और इससे कुछ बेनिफिट वगैरह मिला होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।